हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साजन है। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक चैप्टर लेके आए हैं, भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता से जो भी प्रश्न आज बनेगा, इसका जो भी मतलब यहाँ पर शॉर्ट प्रश्न हो गया, लॉन्ग प्रश्न हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया, कैसे पूछा जाता है, उन सभी को हम समझेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषता की अगर बात करी जाए, तो भारत के संविधान की बहुत सारी विशेषता है। यहाँ पर 12 विशेषता है जो आपको पढ़ना है। अब इसको हम बारी-बारी से हम कुछ को पेयर बनाएँगे, उसके बाद हम इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले हम 3 का पेयर बनाएँगे, उसके बाद 4 का, फिर उसके बाद 3 का, फिर उसके बाद 2 का पेयर बनाएँगे और तब हम इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट प्रश्न हो गया, लॉन्ग प्रश्न हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषता को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 3 विशेषताओं को पेयर बनाएँगे, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसका विशेषता है, सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरा जो भारतीय संविधान की विशेषता है, आंतरिक आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत। तीसरा जो इसकी विशेषता है, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। इस तीनों का आप पेयर बनाइए। चलिए हम इसको अब समझते हैं तीनों विशेषता क्या है। सबसे पहला जो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। क्या है दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहली बार संविधान निर्माण की बात आती है या संविधान निर्माण की प्रारंभ की बात आती है, तो वह देश है फ्रांस है। फ्रांस देश में सबसे पहली बार है संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था। लेकिन फ्रांस देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहां पर लागू नहीं किया गया था। अब आपके मन में विचार आएगा कि यहाँ पर लागू नहीं किया गया, तो सबसे पहली बार कहाँ पर लागू किया गया? तो दुनिया में सबसे पहली बार संविधान लागू करने वाला देश बना था, ब्रिटेन बना था। लेकिन ब्रिटेन में भी संविधान को लागू किया गया था, लेकिन वहां पर जो संविधान लागू किया गया है, वह अलिखित संविधान को लागू किया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान वाला देश ब्रिटेन है। फिर आपके मन में एक विचार आएगा कि दुनिया में सबसे पहली बार लिखित संविधान की रचना कहाँ पर किया गया? तो दुनिया में सबसे पहली बार लिखित संविधान की रचना करने वाला देश अमेरिका है, जो कि ब्रिटेन के चंगुल से निकल करके बनाया है, अपने देश में संविधान को बनाया, लिखित संविधान। अब क्या है कि अमेरिका है, आजाद होता है ब्रिटेन से, उसके पश्चात है ये अपने देश में लिखित संविधान की रचना किया। अब इसके पश्चात है बहुत सारे देश है, क्या होता है कि मतलब ब्रिटेन जैसे देश से आजाद होने लगता है और वह भी है अपने देश में संविधान की रचना करने लगता है, लोकतांत्रिक देश वह बनता है। इसमें से भारत देश भी है, ब्रिटेन से निकलने वाला है और यह भी अपने देश में है संविधान की रचना करता है, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करते हैं अपने देश में। पिछले क्लास में हम पढ़े भी थे संविधान सभा की कैसे यहाँ पर संविधान की रचना किया गया था। जब भारत में संविधान की रचना किया गया, तो लगभग-लगभग यहाँ पर 3 वर्षों तक है संविधान को बनाने में समय लगा। जिसके चलते जब इसका संविधान बन करके तैयार हुआ था, तो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन करके तैयार हो गया यहाँ पर। तो पहली विशेषता तो यही है कि भारत की संविधान क्या है भाई? सबसे लंबा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत क्या है? इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जब आजाद हुए थे, तो हमारे पास है किसी प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में अनुभव नहीं था। लेकिन हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि हम लोग है लोकतांत्रिक देश बनेंगे। उसके बाद भारत में है संविधान की रचना भी किया जाएगा।
तो लोकतांत्रिक देश बनने के लिए यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी तो चाहिए चाहिए, ठीक है, यह है। लेकिन हम लोग के पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं था। अनुभव किसके पास होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का? जिसके पास लोकतंत्र होगा। तो लोकतंत्र कहाँ पर था? या तो ब्रिटेन में था, या कह सकते हैं क्या कि यूरोपियन कंट्री में, या तो कह सकते हैं क्या कि पश्चिमी देशों में यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित था। तो हमने पश्चिमी देशों से, यूरोप के कंट्रियों से, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे आपका ब्राज़ील हो गया, जैसे आपका फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इन सभी देशों से बहुत सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर के है अपने संविधान में जगह दिया है। तो वह सभी व्यवस्थाएँ जो हमने किसी अन्य लोकतांत्रिक देशों से लेकर के है अपने संविधान में जगह दिया है, तो उन सभी व्यवस्थाओं को कहा जाता है बाह्य स्रोत कहा जाता है। कहा जाता है बाह्य स्रोत कहा जाता है। लेकिन क्या है कि देश आज़ाद होने से पहले भी तो देश चल रहा था। तो देश आज़ाद होने से पहले जो व्यवस्था यहाँ पर लागू था, वह सब व्यवस्था को भी यहाँ पर भारतीय संविधान में जगह दिया गया है। तो उन सभी व्यवस्थाओं को कहा जाता है आंतरिक स्रोत कहा जाता है। तो हमारे देश में बाहरी व्यवस्था भी है और उसके बाद आंतरिक व्यवस्था भी है। यह भी क्या हो जाता है? भारतीय संविधान की विशेषता बन जाता है। तो दूसरा विशेषता क्या है? आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। तीसरा विशेषता यहाँ पर है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। इसको समझते हैं क्या है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता का अर्थ होता है कठोर नहीं, लचीलापन, और अनम्यता का अर्थ होता है कठोर, कठोर होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें दो केस लेना पड़ेगा। केस एक लेते हैं, उसके बाद केस दो लेते हैं। मान लेते हैं केस ए में कोई एक व्यक्ति है जिसने है छोटा मोटा कांड कर दिया, जैसे किसी का है पर्स चुरा लिया है। और केस टू में चलते हैं। केस टू में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जिसने किसी की हत्या कर दिया है, वो भी निर्मम तरीके से कर दिया है। अब ये दोनों केस है न्यायपालिका में गया। न्यायपालिका में जब गया तो न्यायाधीश यहाँ पर क्या करेगा भाई? सजा सुनाएगा। अब न्यायाधीश के पास जब केस 1 जाता है, जिसमें क्या है कि एक दोषी है जिसने पर्स की चोरी किया है, ये बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है, तो यहाँ पर न्यायपालिका क्या करेगा? बहुत ही नरम रुख अपनाएगा और इसे मतलब छोटा-मोटा दंड देगा, उसके बाद छोड़ देगा। जबकि यहाँ पर देखिए केस 2 जिसमें है कोई व्यक्ति है निर्मम तरीके से किसी की हत्या कर दिया है, तो यहाँ पर न्यायपालिका है बहुत ही सख्त रुख अपनाएगा। उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा है मतलब सज़ा दिया जाता है कि किसी प्रकार का है आगे है मतलब किसी प्रकार का कांड ऐसा ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा संविधान है, कहीं-कहीं पर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, तो कहीं-कहीं पर बहुत ज़्यादा नम्य हो जाता है, विनम्रता दिखलाता है, जो कि भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 3 को पहले पेड़ बना है, अब हम 4 को पेड़ बनाएँगे, 4 को साथ में लेकर के चलेंगे। चौथा है चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ। चौथा जो विशेषता है इसका एकल नागरिकता। 5वाँ जो इसका विशेषता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। और छठा विशेषता है मौलिक कर्तव्य। और 7वाँ जो विशेषता है इसका डीपी एसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्तों, अब ये 4 को आप पेड़ बनाइए। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चौथा जो विशेषता है भारतीय संविधान का एकल नागरिकता। ये एकल नागरिकता क्या है इसको आप समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकारें मुख्यतः 2 स्तर पर होती है। एक केंद्रीय स्तर पर होता है और एक राजकीय स्तर पर होता है। भारत के तर्ज पर ही ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में चले तो अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलता है और वहां पर भी सरकारें 2 स्तर पर है, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राजकीय स्तर पर।
लेकिन भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिका के संघात्मक शासन व्यवस्था, इसमें फ़र्क देखने को मिलता है। फ़र्क क्या है कि अमेरिका के संघात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता देखने को मिलता है, सॉरी दोहरी नागरिकता देखने को मिलता है, जबकि भारत के संघात्मक व्यवस्था में एकल नागरिकता देखने को मिलता है। क्या है कि अमेरिका में गवर्नमेंट केंद्र का जो मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का आयोजन होता है या केंद्र का जब निर्वाचन होता है, तो वहाँ का नागरिक है, केंद्र के नागरिक बन करके है, केंद्र के निर्वाचन में भाग लेता है या आयोजन में भाग लेता है। अब फिर उसके बाद राज्य में किसी प्रकार का निर्वाचन होता है या राज्य में किसी प्रकार का आयोजन निकाला जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वह राज्य के नागरिक बन करके वहाँ पर उसके आयोजन में भाग लेता है या उसके निर्वाचन में भाग लेता है। यानी वहाँ का एक व्यक्ति है, दो जगह पर नागरिक होता है, एक केंद्रीय स्तर पर होता है और एक राजकीय स्तर पर होता है, जबकि हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। जब केंद्र में भी यहाँ पर क्या है कि चुनाव होगा, तो भारत देश का नागरिक है, एकल नागरिकता के तहत उसे वोट करेगा या उसकी योजनाओं में भाग लेगा। जब राज्य में भी चुनाव होगा, निर्वाचन होगा या किसी प्रकार का योजना निकाला जाता है, तो वहाँ पर भी एकल नागरिकता के तहत ही उसकी योजना में भाग लेगा या उसके निर्वाचन में भाग लेगा। हमारे देश में एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता, वहाँ पर दो जगह पर नागरिकता देखने को मिलता है। ये क्या है भाई, ये चौथी विशेषता है भारतीय संविधान की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की पांचवी विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, जब हमारे देश में संविधान बन रहा था, तो हमारे विद्वानों ने है बहुत सारे अधिकार है लोगों को देने की बात कही। इन सभी अधिकारों को कहा गया मौलिक अधिकार कहा गया। जब संविधान लागू किया गया, तो उस समय टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो 7वां जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया है और अभी 6 ही बचा हुआ है। 6 ही बचा हुआ है। आप इसको सिर्फ यहाँ पर अभी इतना ही याद करिए कि मौलिक अधिकार क्या है भाई, भारतीय संविधान की विशेषता है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। जब यह चैप्टर आएगा तो हम उसको बारी-बारी से हम पढ़ेंगे। ठीक है? 5वां विशेषता है। छठा विशेषता क्या है, मौलिक कर्तव्य। छठा विशेषता क्या है, मौलिक कर्तव्य। अब क्या है कि भारत का संविधान है, लोगों को बहुत सारा अधिकार दिया है मौलिक अधिकार के तहत, तो भारत के लिए भी लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है ना, बनता है। तो भारत में यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11 प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है भारत के नागरिकों को, ठीक है, जो कि मौलिक कर्तव्य में रखे गए हैं। जब मौलिक कर्तव्य नाम का चैप्टर आएगा, तो भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि मौलिक कर्तव्य क्या है भाई, भारतीय संविधान की विशेषता है। सातवां विशेषता क्या है, डीपीएसपी, या इसी का दूसरा नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब संविधान बन रहा था, तो उस समय बहुत सारे मौलिक अधिकार है लोगों को देने की बात चल रही थी। लेकिन क्या है कि हम हाल ही में आजाद हुए थे, जिसके चलते अधिकतर मौलिक अधिकारों को हम देने में सक्षम नहीं हो सकते थे, या कैपेबल नहीं थे, सक्षम नहीं थे। तो बहुत सारा मौलिक अधिकार बच भी गया था। तो जो बच गया मौलिक अधिकार, उसको संरक्षित रखने के लिए एक विषय बनाया गया। उस विषय का नाम रखा गया डीपीएसपी, या इसी का दूसरा नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और क्या कहा गया कि वह सभी मौलिक अधिकार जो हम अभी लागू नहीं कर पाए हैं, उन सभी मौलिक अधिकारों को आगे हम लागू करेंगे। जैसे जैसे राज्य है डेवलप होगा, जैसे जैसे राज्य है सक्षम होगा, इन सभी बचे हुए मौलिक अधिकारों को अपने राज्य में क्या करेगा, मुहैया कराएगा, अपने राज्य में लागू करेगा। यह है बात। तो यह भी समझ में आ गया, जो कि इसकी सातवीं विशेषता है भारतीय संविधान की। अब आगे बढ़ते हैं, आठवां विशेषता पर आते हैं, नौवां विशेषता और 10वां विशेषता। इस तीन को अब हम पेयर बनाएंगे। आठवां जो इसका विशेषता है, आठवां विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। उसके बाद नौवां विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। मताधिकार। और 10वीं जो विशेषता है इसका, स्वतंत्र
एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इस तीनों को बारी-बारी से। 8वां जो विशेषता इसका क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए दोस्तों, हमारे देश में केंद्र को संचालित करने के लिए संसद की संरचना का यहाँ पर व्यवस्था किया गया। संसद की यहाँ पर व्यवस्था की गई। संसद के मुख्यतः 3 स्तंभ हैं। पहला जो स्तंभ है, राष्ट्रपति होता है। दूसरा जो स्तंभ है, राज्यसभा है। और तीसरा जो आपका स्तंभ है, लोकसभा। अब क्या है कि देश में किसी प्रकार के कानून को बनाना है तो इस संसद से ही गुजरना पड़ता है। संसद के पहले दोनों सदनों से है बिल को गुजारा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति उसके हस्ताक्षर करता है उस पर, उसके पश्चात ही देश में कानून कानून बनता है। ठीक है, यह है। तो यह 8वां विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की। 9वां विशेषता क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत सारे यहाँ पर जाति भी पाए जाते हैं और बहुत सारे यहाँ पर भाषा भी देखने को मिल रहा है अलग-अलग क्षेत्रों में। लेकिन हमारा संविधान यह नहीं कहता है कि सिर्फ और सिर्फ खास जाति के लोग ही वोट कर सकते हैं भारत के चुनाव में या राज्य के चुनाव में। फिर यह भी नहीं कहता है कि खास भाषाई क्षेत्र के लोग ही इसमें भाग ले सकता है चुनाव में, यह भी नहीं कहता है। और फिर यह भी नहीं कहता है कि कुछ खास रिलीजन के लोग ही इसमें भाग ले सकता है भारत के निर्वाचन में, ऐसा नहीं कहता है। हमारा संविधान क्या कहता है? सार्वभौमिक मताधिकार। मतलब क्या है? सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भाषाई क्षेत्र का हो, या मतलब अमीर हो या गरीब हो, कोई भी इसमें भाग ले सकता है, वोट में भाग ले सकता है। बशर्ते यहाँ पर एक शर्त होना चाहिए कि वह 18 वर्ष का हो गया हो, 18 वर्ष का हो गया हो। ठीक है, तो इसकी क्या है? ये 9वीं विशेषता है, सार्वभौमिक मताधिकार। अब आगे बढ़ते हैं। 10वीं विशेषता इसका क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, हमारे देश में न्याय देने वाली व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है और न्यायपालिका है 3 स्तर पर देखने को मिलता है। सबसे जो निचला जो स्तर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो कि जिला में देखने को मिलता है। इससे ऊपर होता है एचसी होता है, हाई कोर्ट होता है, जो कि आपको राज्य में देखने को मिलेगा। इससे ऊपर आपको देखने को मिलेगा एससी, जो कि आपको केंद्र में देखने को मिलता है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। इसमें जितने भी जज होते हैं, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं और इसके साथ साथ क्या होते हैं भाई? निष्पक्ष होते हैं, किसी के पक्ष में यह नहीं होते हैं। तो यही सब विशेषताओं के कारण ये क्या बन जाता है भाई? ये 10वीं विशेषता बन जाता है भारतीय संविधान की। यह ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये न्यायपालिका के जो जज हो सकते हैं, ये अपने भाई को भी सजा दिला सकता है, पिता को भी सजा दिला सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। ये चाहे तो किसी सांसद को भी सजा दिला सकता है, ये चाहे तो पीएम सीएम किसी को भी सजा दिला सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 10 विशेषताओं को पढ़ा। अब थोड़ा-सा हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद 2 विशेषता बचा हुआ है, उसको भी हम ले लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? 3 विशेषताओं को पेड़ बनाया, उसके बाद इसको पढ़ा। उसके बाद 4 विशेषताओं को हम पेड़ बनाए, उसके बाद हम इसको एक साथ पढ़े। उसके बाद हम 3 विशेषताओं को पेड़ बनाए, उसके बाद हम इसको समझे थे। 3 विशेषता में पहला क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरा क्या था? आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। तीसरा क्या है? नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। इसको पहले तीनों को पढ़े। उसके बाद चौथा है क्या? एकल नागरिकता। पांचवा क्या है? मौलिक अधिकार। छठा क्या है? मौलिक कर्तव्य। और सातवां क्या है? डीपीएसपी, या इसी का दूसरा नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आठवां विशेषता क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। नौवां विशेषता क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार। उसके बाद 10वां विशेषता क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। जहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके लिख लें। अब हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद आगे कौन कौन सा विशेषता बच गया है उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि
किस प्रकार से यह प्रश्न बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको। चलिए दोस्तों, अब जो दो विशेषता जो बच गया है उसको भी देख लेते हैं आप। 11वां जो विशेषता है भारतीय संविधान की, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। और 12वां जो विशेषता है, पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष राज्य। चलिए इस दोनों को हम पढ़ लेते हैं। पेड़ बनाइए, बैठते हैं। देखिए दोस्तों, 11वां विशेषता क्या है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, दुनिया में जितना भी जगह जाइएगा ना, सभी देशों में आपको देखने को मिलेगा संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि देश में दो स्तर पर सरकार होता है। एक केंद्रीय स्तर पर होता है और एक राज्य के स्तर पर होता है। जबकि हमारा भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर 3 स्तर पर सरकार देखने को मिलता है। केंद्र में देखें तो केंद्र में भी सरकार होता है, जहाँ पर है मतलब राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री हो गया, यह सब सर्वोच्च होता है। अब राज्य में चले तो राज्य भी क्या होता है? सरकार होता है, जहाँ पर राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, यह सब सर्वोच्च होता है। अब उसके बाद राज्य में चले तो नीचे भी होता है, पंचायती स्तर पर होता है, पंचायती राज व्यवस्था होता है। ठीक है, 3 स्तर पर यहाँ पर सरकार देखने को मिलता है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान की क्या है भाई? 11वीं विशेषता है। उसके बाद 12वीं विशेषता क्या है लास्ट? पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में है किसी प्रकार के रिलीजन को है संविधान के द्वारा यहाँ पर संविधान के द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है कि मान सकता है, कोई भी किसी को मान सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है। संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, यह है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही है कि संविधान का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर लोगों का धर्म होगा, लोग है किसी प्रकार के धर्म को मान सकता है। ठीक है, यह है जो कि इसकी 12वीं विशेषता है। दोस्तों, 12 विशेषता हमने पढ़ लिया है भारतीय संविधान की। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, सब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव में देखें तो यहाँ पर 2 टाइप से प्रश्न बनाए जाते हैं और सब्जेक्टिव में चले तो शॉर्ट प्रश्न पूछा जाता है, लॉन्ग प्रश्न भी पूछा जाता है। शॉर्ट प्रश्न को भी पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग प्रश्न को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कैसे प्रश्न को पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर कैसे होता है। टाइप 1 होगा आपका, पूछेगा आप लोगों से निम्न लिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आपका होगा ए बी सी डी। ऑप्शन ए में होगा आपका मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी होगा आपका मौलिक कर्तव्य। विशेषता में से कोई भी ले सकता है। और डी हो सकता है आपका दे दे डीपीएसपी। और सी और डी दे देगा आपका इनमें से सभी। दोस्तों टैप 1 में आपको कैसे प्रश्न पूछेगा? भारतीय संविधान की विशेषता से निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? उसके बाद 4 ऑप्शन रहेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? मौलिक अधिकार। ये विशेषता है? हाँ ये है, इसका मतलब यह भी होगा। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, यह विशेषता है? हाँ है, इसका मतलब क्या है? यह होगा। उसके बाद तीसरा यहाँ पर क्या है? डीपीएसपी, यह विशेषता है? हाँ है, यह भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की विशेषता है सभी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर एक और टाइप बनता है। मान लेते हैं कि टाइप 2 है। इसमें आपको प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यहाँ पर हैगा नहीं है। और आपका ऑप्शन होगा ए बी सी डी। ए हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। बी हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। सी हो जाएगा आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। और डी हो जाएगा आपका दोहरी नागरिकता। दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी जो विशेषता इसमें नहीं है उसको हमें छांटना है। ये मौलिक अधिकार विशेषता है? हाँ हाँ है भाई, इसको मतलब ले लेंगे, ये तो होगा ही होगा। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, यह विशेषता है? हाँ है, यह भी होगा। उसके बाद क्या है? एकल नागरिकता है, यह भी है। उसके बाद क्या है? दोहरी नागरिकता, यह विशेषता नहीं है भाई, यह नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होगा? यही बोला हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोहरी नागरिकता हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ये कहाँ की विशेषता है भाई? अमेरिका की विशेषता है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हमने देख लिया है। अब यहाँ पर शॉर्ट प्रश्न कैसे पूछता है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि पूछता है शॉर्ट प्रश्न। चलिए इसको भी ले लेते हैं थोड़ा। शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा इसमें एक ही टाइप बनता है। इससे पूछेगा अ, भारतीय संविधान की किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखे।
विशेषताओं को लिखें। दोस्तों तो इसको हम उत्तर कैसे देंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित 3 दिए गए हैं, ठीक है? 3 निम्नलिखित दिए गए हैं। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर 1, 2, 3। पहला हम लिख लेंगे, जो आपको याद है वह लिखें। पहला हो जाएगा मौलिक अधिकार। दूसरा आप ले लीजिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। तीसरा आप ले सकते हैं यहाँ पर एकल नागरिकता। नागरिकता। चलिए दोस्तों, आज की क्लास है यहीं तक हम समाप्त करेंगे। हो सकता है कि अगले क्लास में हम लॉ वाला जो प्रश्न है उसको हम डील करा दें, ठीक है? या तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में यहाँ भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने पढ़ा, आपको याद हुआ होगा। अगर आपको याद हुआ है तब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है दोस्तों? और फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।